हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 10 जनवरी 2021 और स्वागत है आपका द संडे एडिटोरियल में। आज के न्यूज़पेपर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन में ये कुछ 4 आर्टिकल्स हैं जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहला, इसमें ये डिस्कस किया गया है कि अभी हाल फिलहाल में कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जिनके कोविड-19 वैक्सीन ट्रायल्स थर्ड फेज़ के बाकी हैं। उनमें सर्टेन चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। वो क्या चैलेंजेस हैं? मेजरली इस आर्टिकल में ऐसे 5 चैलेंजेस की बात की गई है। उनको हम समराइज़ करते हुए इस आर्टिकल को पढ़ेंगे। अगला आर्टिकल यहाँ पर लिखा हुआ है, आइडेंटिकल ट्विन्स आर नॉट परफेक्ट क्लोन्स। ये आर्टिकल हालाँकि बहुत ज़्यादा साइंटिफिक टच में तो नहीं है। सिंपल सी इसमें ये बात की गई है कि हम लोग हमेशा से ये देखते हैं, मान लो कि इन विट्रो फर्टिलाइज़ेशन में या फिर किसी भी चीज़ में, जिसमें हम लोग एक सेल से बहुत सारे सेल डेवलप करते थे। और ऐसा भी होता था जब हम ट्विन्स के लिए जाते थे तो हम लोग क्या देखे हैं अभी तक अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनाइजेशन करते हैं। इसका मतलब ये है कि फीमेल के तरफ से हम लोग एग लेते हैं और मेल की तरफ से हम लोग स्पर्म लेते हैं। इनको आर्टिफिशियली लेबोरेटरीज में फ्यूज़ कराया जाता है और इससे जो सबसे पहला सेल बनता है, जिसको हम लोग जाइगोट बोलते हैं, उसको हम लोग फर्दर डेवलप करके मल्टीपल सेल्स में, और वो मल्टीपल सेल फिर बाद में ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में डेवलप होता है। यहाँ पर क्या होता था, ऐसे हम लोग बहुत सारे जाइगोट बना लेते थे और वो आइडेंटिकल ट्विन्स कहलाते थे। लेकिन अभी इस स्टडी में ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो ट्विन्स होते हैं ना, ये आइडेंटिकल नहीं होते हैं। अभी तक का ये स्टडी कंडक्ट किया गया था कि जो भी चेंजेस आते हैं, हम लोग देखते हैं ना कि 2 लोग जुड़वा तो होते हैं, लेकिन फिर भी उनका फिजिकल फीचर एक दूसरे से कभी मिलता-जुलता भी होता है, कभी अलग होता है। मतलब दिखने में हो सकता है कि दोनों लोग बिल्कुल एक जैसे हों और हो सकता है थोड़े बहुत डिफरेंसेस भी आ जाते हों। अभी तक स्टडी में ये बोला जाता था कि ये डिफरेंसेस हो सकता है कि उनके खान-पान में, अब ज़ाहिर-सी बात है पूरी ज़िंदगी भर कोई एक जैसा तो खाएगा नहीं, ना ही सेम एनवायरनमेंट में वो लोग पले-बड़े होंगे। थोड़े डिफरेंसेस तो आए ही होंगे। तो उन सभी के कारण ऐसे चेंजेस फिज़िकल अपीयरेंसेस में देखने को मिलते होंगे। लेकिन इस स्टडी में ऐसा बोला गया है कि भई ऐसा नहीं है। जो बिल्कुल पहला सेल बनता है, उसमें जेनेटिक म्यूटेशन होते हैं। मतलब कि 2 आइडेंटिकल सेल्स तो हैं, लेकिन फिर भी जब ये रेप्लिकेट करके खूब सारे सेल्स एक के बाद एक अटैच होते जाते हैं उसमें, तो उसी में डिफरेंसेस आ जाता है। इसके चलते भी बड़े होने पर दोनों की शक्ल अलग-अलग हो सकती है, फिजिकल अपीयरेंसेस अलग-अलग हो सकते हैं। तो बस इस स्टडी में इतनी ही बातें की गई हैं। तीसरा आर्टिकल यहाँ पर आप देख सकते हैं, 2017 में जयपुर के अंदर एक मेटेराइट गिरा हुआ था। उसी को कुछ डिकोड कर रहे हैं, क्या होता है ज़रा हम इसके बारे में पढ़ेंगे। चौथा जो है वो, आइंस्टीन ने एक एंटेंगलमेंट है क्वांटम मैकेनिक्स में, जब क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हैं हम लोग, उसमें एक कॉन्सेप्ट है एंटेंगलमेंट। इसी थ्योरी को आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिसको आइंस्टीन ने स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस बुलाया था। तो न्यूज़ में रहा है तो इसलिए एक बार पढ़ लेते हैं, क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं हो सकती हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं कि कोविड-19 वैक्सीन ट्रायल्स को लेकर कौन-कौन से नए चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं। हाल फिलहाल में ये न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि आप सभी को पता है कि कोविशील्ड वैक्सीन जो है सीरम इंस्टीट्यूट का, वो उसको परमिशन मिल गई है। साथ ही साथ भारत बायोटेक का जो कोवैक्सीन है, उसको भी अगले दिन ही एक सिमिलर अप्रूवल मिल गया था कि भाई आप लोग इस वैक्सीन को मार्केट में दे सकते हो। तो इस तरीके से जब परमिशन इन लोग को मिल गई, तो ये लोग तो चलो खाली हो गए, लेकिन इनके पीछे-पीछे और भी बहुत सारी कंपनीज़ थी, जैसे कि अहमदाबाद बेस्ड ज़ाइडस कैडिला करके एक है, या फिर बायोलॉजिकल ई करके हैदराबाद बेस्ड है। तो ये कंपनीज़ भी हैं, जैसे ज़ाइडस कैडिला है। इसमें क्या है कि थर्ड फेज़ अभी बाकी है। थर्ड फेज़ वाला जो ट्रायल है अभी इसका नहीं हुआ है, वो करना बाकी है। और बायोलॉजिकल ई तो अभी बस सेकंड फेज़ से गुजरते हुए बस अब पहुंचने वाला है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे अभी वैक्सीन्स हैं जो कि अभी थर्ड फेज़ से पास नहीं हुए हैं। थर्ड फेज़ एक्चुअल में डिफ़िकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके अंदर कम से कम 25,000 से 30,000 लोगों की ज़रूरत पड़ती है एज़ ए वॉलंटियर्स, जिनके ऊपर ये टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं और इनके सक्सेस रेशियो के ऊपर थर्ड फेज़ सक्सेसफुली बोला जाता है कि चलो भई अब ये थर्ड फेज़ भी क्लियर कर गया है, इसको मार्केट में दे सकते हैं या फिर इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो थर्ड फेज़ है ना, इसके बेसिस पर कुछ चैलेंजेस आ रहे थे, उन्हीं चैलेंजेस के बारे में हमें पढ़ना है। मेजर ऐसे 5 चैलेंजेस हैं इस आर्टिकल के अंदर। सबसे पहला है कि चूंकि दिन पर दिन सितंबर के बाद से हम देख सकते हैं, सितंबर 2020 के बाद से दिन पर दिन केसेस की संख्या कम होती रही हैं। अब इसमें ये हो रहा है कि जैसे जैसे केसेस कम हो रहे हैं, तो बहुत सारे लोग उतनी अर्जेंसी फील नहीं कर रहे हैं कि भाई अब हमें आगे चल के वॉलंटियर करना चाहिए या फिर हम
इस 25 से 30 हज़ार वाले वॉलंटियर ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। अब उनका जो ये एंथुसियाज़्म था या फिर जो एक डर आप बोल सकते हो कि हमें पहले वैक्सीन लग जाएगा शायद सही हो जाए, वो अब है नहीं, क्योंकि अपने आप में केसेस कम होते जा रहे हैं। दूसरा रीज़न इन्होंने दिया है कि ससेप्टेबल लोग होते थे। ससेप्टेबल लोगों में कौन आता था? जैसे ओल्ड एज लोग। हमें पता है कि जो मरने वालों की संख्या है ओल्ड एज ग्रुप में ज़्यादा थी, ठीक है? और सीवियर इम्पैक्ट इस कोविड-19 का जो देखने को मिला है वो भी ओल्ड एज लोगों में ही ज़्यादा देखने को मिला था। तो उसलिए जो ससेप्टेबल लोगों का पूल है वो दिन पर दिन कम होते जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ लोग इन्फेक्ट हो चुके थे और काफ़ी लोगों की डेथ भी हो चुकी थी। तो इसलिए अब इनकी संख्या दिन पर दिन कम हो रही है। तो इसीलिए भी ट्रायल 3 फेज़ जो है उसमें इश्यूज़ आ रहे हैं। थर्ड रीज़न जो उन्होंने दिया वो दिया कि एक प्लेसिबो आर्म होता है वैक्सीन आर्म के अगेंस्ट में। प्लेसिबो का मतलब क्या होता है? फेक। फेक का मतलब ये हुआ कि बहुत बार ऐसा कोई प्रॉमिस कर सकता है कि हम ये वैक्सीन देंगे, लेकिन इसकी एफिशिएंसी कितनी है वो नहीं समझ में आता है। जैसे प्लेसिबो मेडिसिन, जैसे पता है क्या होता है? आप डॉक्टर के पास गए, आपने बोला कि डॉक्टर साहब बहुत परेशानी है, मेरे को पेट में बहुत दर्द है, पैर में बहुत दर्द है, हाथ में बहुत दर्द है। उस डॉक्टर को पता चल गया कि आपको ऐसा कोई दर्द है नहीं, बल्कि आपकी दिमागी वहम है जो कि कभी-कभी आ जाती है। तो वो आपको शुगर की टैबलेट्स दे देता है कि लो इसको खाओ, 3 दिन खाओ, 4 दिन खाओ, 10 दिन खाओ, सही हो जाओगे। आप खाते हो, आप सही हो जाते हो। वो प्लेसिबो मेडिसिन्स होती हैं। मतलब कि वो फेक मेडिसिन्स होती हैं केवल इस नाम पर कि हाँ, ये काम करेंगी, बट एक्चुअल में वो ऐसे मेडिसिन होती नहीं है। यहाँ पर की बात इसलिए की जा रही है, प्लेसिबो वैक्सीन से इसलिए रिलेट किया जा रहा है क्योंकि मार्केट में से बहुत सारे वैक्सीन्स हो सकता है कि फेक हों, जो कि आपको प्रॉमिस तो की जाए, लेकिन उनकी मैन्युफैक्चरिंग उस प्रायर अप्रूवल के बाद उस प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू हुई है कि नहीं, ये नहीं पता चल पाएगा। इसीलिए ये एक बड़ा चैलेंज है और इसके लिए भी लोग बोल रहे हैं कि 50% सक्सेस रेशियो होगा केवल, अगर आपको वैक्सीन लग जाता है तो भी। तो अब यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट होता है कि भाई पता नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो 50-50% चांस वाली बात हो गई। तो वैक्सीनेशन के लिए वॉलंटियर करने की बात आती है या नहीं, वो नहीं समझ में आ रहा था, इसलिए इसमें भी लोग पार्टिसिपेट कम कर रहे हैं। चौथा रीज़न जो इन्होंने दिया, हेल्थ केयर वर्कर्स का। अब हेल्थ केयर वर्कर से ज़्यादा अच्छे से तो कोई नहीं समझ सकता कि यहाँ पर इन वॉलंटियर्स के लिए पार्टिसिपेट करना कितना इम्पॉर्टेंट है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसे-जैसे सरकार इस बात पर ज़ोर दे रही है कि भई जब भी कोविड-19 ट्रायल्स स्टार्ट होगा, वैक्सीनेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, जैसे कि बोल रही हैं 16 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो 16 जनवरी से जब भी ये स्टार्ट होगा, तो इसमें सबसे ऊपर पोटेंशियल पार्टिसिपेंट्स कौन होंगे? हेल्थ केयर वर्कर्स। तो हेल्थ केयर वर्कर्स को तो लग रहा है कि अब 16 जनवरी से तो हमें प्रॉपर वैक्सीन ही लग जाएगी, तो हमें वॉलंटियर करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसे इश्यूज़ भी सामने आ रहे हैं उन लोगों के लिए, ऐसे कंपनीज़ जो कि अभी ट्रायल करना चाहते हैं। यहाँ पर आप प्लेसिबो की मीनिंग वापस से बहुत डिटेल में देख सकते हैं। पाँचवा और आखिरी जो बड़ा चैलेंज इन्होंने बताया, वो बताया कि जो यंगर लोग हैं ना, वो ज़्यादा अच्छे से फेज़ 3 ट्रायल्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि इनकी संख्या भी ज़्यादा है और ये आसानी से इधर-उधर आ जाके वॉलंटियर भी कर सकते हैं। बट इश्यू ये है कि हम स्पेसिफिकली उन लोगों के ऊपर इन वैक्सीन्स को बाद में चलाएँगे, जो कि ओल्ड एज लोग हैं या फिर ऐसे लोग हैं जो कि यंगस्टर्स एटलीस्ट नहीं हैं। तो उस केस में जो हमारा टारगेट है, उस पे तो अप्रूवल मिला नहीं ना। हमने तो किसी और पर ऐसे वैक्सीन का ट्रायल किया और फिर हमने मार्केट में देने की बात कर दी। तो यहाँ से यंगस्टर्स को भी नहीं ले सकते। इस पूरे आर्टिकल को समझने के बाद कुछ वे फॉरवर्ड्स हमें देख लेने चाहिए। वे फॉरवर्ड्स में क्या होता है कि देखो, सबसे बेस्ट वे ये होता है कि हम एंटीबॉडी टेस्ट के बेसिस पर पार्टिसिपेंट्स को डिसाइड करें, और ये भी बोला जा रहा है कि हम मिक्स लेके चलें, मतलब जिसमें इन्फेक्टेड लोग भी हों और ससेप्टेबल लोग भी हों, मतलब ओल्ड एज लोग भी आ जाएं, यंगस्टर्स भी आ जाएं, कुछ से जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं इस वायरस से वो लोग भी आ जाएं। तो क्या होगा, जो हमारा सैंपल साइज़ है ये 25,000 30,000 लोगों का, एक तो उसमें बहुत सारे लोग इंक्लूड भी हो जाएंगे और इसकी जो एफिशिएंसी है, मतलब कि जो इसकी एफिकेसी होगी इस तरीके से कि ये कितना कारगर वैक्सीन बन सकता है, उसके लिए भी अच्छा हो जाएगा। तो इसीलिए हम इस वे फॉरवर्ड की तरफ या फिर हम एक मिक्स्ड अप्रोच यहाँ पर लगा सकते हैं। फिलहाल तो ये आर्टिकल बिल्कुल कॉमन सा ही था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एज सच बहुत यूज़ तो नहीं था। फिलहाल हम अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है हमारा, डिकोडिंग अ मेटेराइट दैट फेल नियर जयपुर इन 2017। 2017 में एक मेटेराइट जयपुर के आसपास गिरा था, इसके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ कि 6 जून 2017 में सुबेरे 5 बजे एक मुकुंदपुरा विलेज है जयपुर के पास में, वहाँ पर एकदम गड़गड़ाहट के साथ एक ऑब्जेक्ट गिरता है
और इस ऑब्जेक्ट बिल्कुल जलता हुआ ये ऑब्जेक्ट जमीन पर लगभग 15 सेंटीमीटर के डायमीटर में और लगभग डीप अगर हम जाएं तो 10 सेंटीमीटर गहरा ये गड्ढा बना देता है। इससे फिर तुरंत के तुरंत वहाँ के पुलिस जाते हैं और वही बोलते हैं कि जो भी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वहाँ पर हम इसको देते हैं ताकि वो रिसर्च कर सकें इस चीज़ पर। रिसर्च किया उन्होंने, बहुत सारे फाइंडिंग्स हमें सामने मिले। जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है कार्बोनेसियस कॉन्ड्राइट। अभी तक हम लोगों ने मेटेराइट पढ़ा है, एस्टेरॉइड पढ़ा है, मेटेराइट, मेटियोर सब कुछ पढ़ा है। ये कॉन्ड्राइट क्या होता है इसके बारे में ही हमें पढ़ने की ज़रूरत है इस पूरे आर्टिकल में। फिलहाल आप ये समझो कि जो कॉन्ड्राइट होता है वो एक प्रकार का मेटेराइट ही होता है। अब मेटेराइट पढ़ने के लिए सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स पर चलेंगे, वो बेसिक्स जो कि हमेशा आपको कंफ्यूज करते हैं और खूब सारे क्वेश्चंस इससे बनने की संभावनाएं हमेशा बनी रहती है। देखो, दो तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है एस्टेरॉइड, एक होता है मेटेराइट और एक होता है कॉमेट। सबसे पहले हम इस इमेज पर देख रहे थे और इस इमेज को मैंने थोड़ा जूम करके यहाँ पर प्रेजेंट किया है, बारी बारी से बाकी पिक्चर्स को भी हम देख लेंगे। फिलहाल हम सबसे पहला देखते हैं, ये जो कॉमेट होता है। कॉमेट देखो सबसे अलग चीज़ है, जितना भी आज का डिस्कशन है उसमें कॉमेट का कोई जिक्र नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं। कॉमेट बेसिकली जब भी आपके सामने आए आप ये समझो कि ये डस्ट और आइस पार्टिकल का एक मिक्सचर है, ठीक है, जो कि सूरज के चारों तरफ ऐसे कुछ घूमता है और ये ऐसे टेल्ड स्ट्रक्चर में रहता है, ठीक है। यहाँ पर डस्ट और आइस की बात हो रही है, ये रॉकी सब्सटेंसेस जैसा नहीं है। जबकि हम एस्टेरॉइड की बात करेंगे तो एस्टेरॉइड अपने आप में एक रॉकी पार्टिकल होता है, रॉकी बॉडी होता है, जो कि 10 मीटर डायमीटर से ज़्यादा बड़ा होता है, मतलब काफ़ी बड़ा हो गया। जैसे कि हम लोग सबसे पास वाले अगर एस्टेरॉइड की बात करते हैं तो उसमें आता है बेन, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, हाल फिलहाल में बहुत न्यूज़ में रहा है। मेटेरॉइड की बात करते हैं तो ये समझ लो एस्टेरॉइड का एक छोटा टुकड़ा है। एस्टेरॉइड का छोटा टुकड़ा मतलब है तो ये भी रॉकी बॉडी ही, लेकिन इसकी जो साइज़ है वो कुछ माइक्रोन से लेके, छोटे छोटे पार्टिकल से लेके कुछ 10 मीटर से छोटे तक में होगा, क्योंकि 10 मीटर से बड़ा हुआ तो एस्टेरॉइड कहलाने लगेगा। ये बेसिक डिफरेंस है मेटेरॉइड और एस्टेरॉइड के बीच में। कॉमेट बिल्कुल अलग है। कॉमेट जो है ना, सन के आसपास जब घूमता है और ऐसे टेल्ड स्ट्रक्चर में आता है, और कभी कभी जब अर्थ इनके इन्फ्लुएंस पर आती है तो मिटेयर शावर्स होते हैं। यही कॉमेट मिटेयर्स में चेंज होते हैं, मिटेयर शॉवर्स में चेंज होते हैं और वो हमें मिटेयर शॉवर जैसे दिखते हैं। अब यहाँ पर मिटेयर का क्या मतलब है, यहाँ पर देखिए। मिटेयर जो होता है, अगर ऐसा कोई हमारा छोटा मीटेराइट जो यहाँ पर अभी बना हुआ था ना, ये वाला स्ट्रक्चर, अगर ये स्ट्रक्चर ज़मीन पर आने से पहले हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करता है ना तो जलने लगता है, क्योंकि फ्रिक्शन होता है, एयर फ्रिक्शन क्रिएट होता है। उससे जब ये जलता हुआ आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं मिटेयर, ठीक है। और इसी मिटेयर को अगर हम लोग ज़मीन तक पहुँचा दें तो उसको हम लोग बोलते हैं मीटेराइट। आज के न्यूज़ आर्टिकल में मीटेराइट की बात हो रही है, क्यों? क्योंकि ये ज़मीन तक पहुँच गया है और ये स्पेशल केस है मीटेराइट का, जिसमें हम लोग इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं कॉन्ड्राइट। इसके बारे में भी पढ़ेंगे। फिलहाल एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर और आता है जिसका नाम है बोलाइट। बोलाइट जो होता है वो एटमॉस्फेयर में इंटर करने के साथ ही साथ एक्सप्लोड हो जाता है। जब भी ऐसा मिटेयर आएगा ऊपर से और एटमॉस्फेयर में इंटर करने के साथ साथ एक्सप्लोड हो जाए, उसको बोलेंगे हम लोग बोलाइट। और सिंपल याद रख सकते हो कि एटमॉस्फेयर में बोल गया तो बोलाइट है, और क्या। और मीटियर शावर क्या है? ये एक इवेंट है जो कि किसी एक पर्टिकुलर सीजन में ही हमें देखने को मिलता है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। फिलहाल आर्टिकल पर वापस आते हैं, मेटेराइट्स की बात करते हैं। मेटेराइट्स को बेसिकली 3 क्लासिफिकेशन में रखा जा सकता है। एक होते हैं स्टोनी, एक होते हैं थोड़े आयरन वाले, और एक होते हैं स्टोनी और आयरन मिक्स। स्टोनी में सिलिकेट ज़्यादा होता है, आयरन में ऑब्वियस सी बात है आयरन और निकल होगा, मतलब आयरन ज़्यादा होता है, और दोनों मिक्स में मिक्स्ड सिलिकेट होते हैं, आयरन एलॉयज भी होते हैं। और कॉन्ड्राइट क्या होते हैं? ये होते हैं सिलिकेट वाले, सिलिकेट ड्रॉपलेट बियरिंग मेटेराइट्स। इनको बोलते हैं कॉन्ड्राइट, मतलब मेटेराइट का ही एक छोटा पार्ट कॉन्ड्राइट है, ठीक है। मुकुंदपुर वाला जो कॉन्ड्राइट है ना, वो ऐसा 5वां कार्बोनेसियस मेटेराइट है जो कि इंडिया के अंदर में फॉल हुआ है। अब इसका स्टडी से क्या रिलेशन है, मतलब कि हम क्यों इसमें बारे में पढ़ रहे हैं? देखो क्या हुआ कि जैसे ये जो नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स होते हैं ना, बेनू है, ryugu है, इसमें से कौन सा है आपको पता है? देखो ये वाला जो है ऊपर, ये है आपका बेनू, और ये जो है ये है आपका ryugu। ryugu जो है ना वो थोड़ा सा आप देख सकते हो, जो हमारे लूडो वाली पाशा होती है वैसा कुछ दिखता है। बेनू थोड़ा सा राउंड शेप्ड में है, बट स्टिल आपको कोई पहचानने के लिए नहीं बोलेगा। अब इनकी स्टडीज़ कंडक्ट की जाती हैं। आपको पता है कि नासा ने अभी एक अपना मिशन भेजा है, ओसिरिस रेक्स मिशन, जो कि 2023 तक
यही बेनू प्लैनेट के सैंपल को लेके वापस आएगा। हालांकि जापान का एक हायाबुसा 2 मिशन है जो कि ऑलरेडी ryugu पर जा चुका है और वहाँ के सैंपल्स लेके आ भी चुका है। तो इन सब के जो भी सैंपल्स मिलेंगे उनको हम कंपेयर करेंगे ये वाले कॉन्ड्राइट से, और इन कॉन्ड्राइट के बेसिस पर हमें ये समझ में आएगा कि जो हमारा यूनिवर्स का उत्पत्ति है, मतलब कि जो हमारा सोलार सिस्टम का फॉर्मेशन है वो कैसे हुआ। साथ ही साथ ये जो कॉन्ड्राइट है ना, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग सोलर सिस्टम में हमारे पाए गए हुए हैं। अब यहाँ पर इनका रिलेवेंस भी इसीलिए हो जाता है क्योंकि एस्टेरॉइड्स जो होते हैं वो हमारे इनर सोलर सिस्टम का रेमिनेंट शो करते हैं, तो हमारा हिस्ट्री क्या रहा था, प्लैनेट्स कैसे बिल्ड हुए थे, ये सब बताएगा। साथ ही साथ जो हम ओसिरिस रेक्स या हायाबुसा जैसे मिशंस चलाते हैं, इनको वापस लेबोरेटरी में लाके इन एस्टेरॉइड के मटेरियल्स पर जब हम टेस्ट करते हैं तो भी हम अपने अर्ली सोलर सिस्टम इवेंट्स के बारे में पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि ये एस्टेरॉइड आखिरकार किन मटेरियल से बना हुआ है। फ्यूचर में अगर हमें कभी भी ऐसे प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशंस में हमें इन मिनरल्स की ज़रूरत पड़ी तो हम इनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के लिए हमारे ये एस्टेरॉइड्स रेलिवेंस रहते हैं। बढ़ते हैं हम अपने तीसरे आर्टिकल की तरफ, जिसका काम है आइंस्टीन ने क्यों स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस एक प्रोसेस को बताया था। वो प्रोसेस क्या है जिसका नाम हम बोल रहे हैं इंटैंगलमेंट। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। फिलहाल ये न्यूज़ में इसलिए रहा था क्योंकि 2020 के बजट में एक नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन NMQTA नाम से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, जिसके लिए बोला गया था कि हम लोग 8,000 करोड़ रुपए हम लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे। अब अगले 5 सालों के लिए चलो 8,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत क्या है, और उसका एक छोटा सा फॉर्म है, जैसे कि एक क्वेस्ट है। क्वेस्ट भी एक प्रकार का प्रोग्राम है जो कि इंटरनेशनली हम लोग इसमें क्या करते हैं कि बहुत सारे देशों से बच्चे आते हैं, इसके अंदर स्टूडेंट्स आते हैं, वो जितने भी फ्यूचर इनोवेटर्स होते हैं ना उनको बुलाने का काम करते हैं। इनका जो टैग लाइन है वो यही है, कॉलिंग फ्यूचर इनोवेटर्स। तो इसमें प्राइज़ मनी वगैरह होती है। तो ये भी एक प्रोग्राम है, ये आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और ये भी कहीं ना कहीं क्वांटम टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। NMQTA के अंदर मतलब ये एक ऐसा मिशन है ना जिसमें इंडियन गवर्नमेंट हमारे क्वांटम टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की बात करती है। क्वांटम टेक्नोलॉजी अपने आप में इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि क्वांटम फिजिक्स एक ऐसा सेक्शन है साइंस का जिसमें अभी भी बहुत सारे खोज करना बाकी है। मतलब जो पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे आगे के फ्यूचरिस्टिक साइंस की, वो क्वांटम फिजिक्स पर आके अभी भी रुकी हुई है। हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि खोजना बाकी है क्वांटम फिजिक्स में। बहुत सारी आइंस्टीन की थ्योरी भी है, जैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, जिसके अंदर हम सबको ये पता है कि ये बोला जाता है कि लाइट की स्पीड से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं जाती है, या फिर लाइट की स्पीड से ज़्यादा तेज और कोई नहीं चल सकता है। यहाँ पर जब हम क्वांटम फिजिक्स की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं थ्योरी गलत हो जाता है, और इसी चीज़ को आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे इंटैंगलमेंट के अंदर में। ठीक है, फिलहाल इस NMQTA के अंदर हम लोग इसी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वही बात है कि थोड़ा सा इंटरनेशनल एरिना में अगर हम इस टेक्नोलॉजी को थोड़ा और अच्छे से डेवलप कर लेंगे तो हमारा एक तो कम्युनिकेशन लेवल काफ़ी एफिशिएंट हो जाएगा, प्लस जो हमारा इंटरनेशनल एरिना में एक दबदबा है इस क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मतलब ये एक ऐसा साइंस है जिसने पहले तरक्की की वो ही आगे रहेगा आगे आने वाले समय में। तो इसीलिए इंडिया भी इसमें लग गया है, और क्या, बस यही है NMQTA जिसके अंदर इतने रुपीज़ फंडिंग की बात की जा रही है। फिलहाल हम बात करते हैं इंटैंगलमेंट की, जो कि आज के आर्टिकल में इंपॉर्टेंट है। इंटैंगलमेंट की थ्योरी को समझने के लिए आप एक चीज़ समझिए कि बहुत सारे ऐसे छोटे पार्टिकल्स हैं, जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब तो पढ़ते ही हैं, लेकिन क्वांटम फिजिक्स में हमारे कुछ और भी छोटे पार्टिकल्स हैं जिससे कि ये सब चीज़ें बनी हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ पर अगर हम बात करें छोटे छोटे चीज़ों की, जैसे कि मान लीजिए 2 फोटॉन्स की बात करें, अगर इन 2 फोटॉन्स को इंटैंगल कर दिया गया, मतलब आप इंटैंगल को एक तरीके से लॉकिंग समझ सकते हो। अगर ये 2 फोटॉन्स को इंटैंगल कर दिया गया तो इसमें क्या होगा कि अगर हम किसी भी एक फोटॉन में कोई भी चेंजेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरे फोटॉन में चेंजेस दिख जाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक फोटॉन का स्पिन जो है वो अप साइड में है और दूसरे फोटॉन का स्पिन अगर नीचे के साइड में है, डाउन साइड में है, तो अगर ये दोनों फोटॉन्स इनटैंगल्ड हैं तो अगर हम किसी भी एक फोटॉन पे कुछ भी चेंज करेंगे तो दूसरा फोटॉन अपने आप चेंज हो जाएगा। और ताजुब की बात यह है कि ऐसा तब भी पॉसिबल है अगर इनके बीच की दूरी कुछ भी हो, मतलब ब्रह्मांड के किसी भी कोने में ये 2 इंटैंगल्ड पार्टिकल्स हों, अगर हम एक में चेंज करेंगे तो दूसरा अपने आप चेंज हो जाएगा।
ऐसा लगता है कि मानो दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हो। मानो कि दो जगह हैं, एक जगह का नाम है ए, दूसरी जगह का नाम है बी, और एक तीसरा जगह और ऐड करते हैं जिसका नाम है सी। बोला गया कि भाई अगर आपको ए से सी तक जाना है तो अगर स्पीड ऑफ लाइट से जाएंगे तो पहले ए से बी पहुंचेंगे, फिर बी से सी पहुंचेंगे। ठीक है। अगर हम ऐसे दो इंटैंगल्ड पार्टिकल्स को ए और सी पर रख दें, जो कि मान लो यहाँ पर लाइट ईयर्स का डिफरेंस हो, बहुत दूरी पर रखे हो, तो लाइट को यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए बहुत समय चाहिए होगा। मान लो कि ए से सी तक की दूरी 2 लाइट ईयर्स है, तो मतलब 2 साल लग जाएगा स्पीड ऑफ लाइट से जाएंगे तब भी, अगर हमें ए से सी तक जाना है। लेकिन अगर ये दो इंटैंगल्ड पार्टिकल्स 2 लाइट ईयर्स सेपरेटेड हैं, अगर हम ए में कुछ भी चेंज करते हैं इस पार्टिकल में, तो दूसरा वाला पार्टिकल जो सी के पास रखा है वो अपने आप चेंज हो जाता है। मतलब इनके बीच में कम्युनिकेशन हो गया कि एक चेंज हुआ है। इसीलिए इसकी स्पीड तो बिल्कुल मोमेंटरली हो गई ना, ये तो स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज जा रहा है और काफ़ी तेज जा रहा है। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये जो इंटैंगलमेंट है, इससे हम लोग कम्युनिकेशन लेवल को बहुत ज़्यादा इफ़िशिएंट बना सकते हैं। हाल फिलहाल में चाइना ने अभी लास्ट जून 2020 में ये प्रूव किया कि हमने इंटैंगल्ड पार्टिकल्स या फिर इंटैंगलमेंट प्रोसेस का यूज़ करके एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग अभी कंडक्ट की थी। उसमें उन्होंने क्या किया कि दो इनके जहाँ पर ऐसा कॉन्फ्रेंस हो रहा था उनके बीच की दूरी लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास थी। वहाँ पर इन लोगों ने क्या किया कि सैटेलाइट से इंटैंगल्ड पार्टिकल्स को ये लोगों ने ड्रॉप किया, जिसके एक पार्टिकल यहाँ और एक पार्टिकल यहाँ पहुँच जा रहे थे। दोनों में बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ सक्सेसफुली कंडक्ट हो गया। इसका मतलब क्या है कि हम काफ़ी एफिशिएंट तरीके से, और साथ ही साथ आप ये भी समझो कि कुछ भी छेड़छाड़ एक में होगी तो दूसरी अपने आप चेंज हो जाएगी। मतलब अगर कोई भी इसको ट्रेस करने की कोशिश करेगा तो दूसरे साइड का इन्फॉर्मेशन ही चेंज हो जाएगा। मतलब अगर सिक्योरिटी पर्पस से हम बात करें तो भी कितना इंपॉर्टेंट हो गया ये। तो ऐसे सिक्योर्ड कॉन्फ्रेंसेस या मीटिंग्स या कम्युनिकेशन करने के लिए ये इंटैंगलमेंट की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस इसी थ्योरी को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें आज की समझ में आ गई। तो आज हमने कौन कौन से 3 आर्टिकल्स पर मेजरली डिस्कस किया है। हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि कोविड-19 के ट्रायल से लेके क्या क्या चैलेंजेस हैं। दूसरे में हमने डिस्कस किया कि आइडेंटिकल ट्विन्स जो होते हैं वो एक दूसरे के एग्जैक्ट क्लोन नहीं होते हैं। तीसरे नंबर पर हमने देखा कि मेटेओराइट जो होता है अभी जयपुर में गिरा था उसको कॉन्ड्राइट बोलते हैं, और कॉन्ड्राइट मेटेओराइट का कौन सा पार्ट है। और आखिरी में हमने इंटैंगलमेंट की थ्योरी के बारे में पढ़ाई की है। तो आज के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेशन में बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।